चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से शुरू करते हैं। हम सब आज़ादी, बराबरी मतलब लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे शब्दों को रोज सुनते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि ये आइडियाज़, ये विचार आए कहाँ से? इन सभी अधिकारों के पीछे एक बहुत बड़ी, बहुत ड्रामेटिक कहानी है, और वो कहानी है फ्रांसीसी क्रांति की। आज हम इसी कहानी को परत दर परत समझेंगे। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ फ्रांस के इतिहास की बात नहीं करता। ये हमारे आज के अधिकारों की, हमारे संविधान की नींव की कहानी है। लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियाज इसी क्रांति से निकलकर पूरी दुनिया में फैले। इसलिए ये चैप्टर न सिर्फ एग्जाम्स के लिए बल्कि अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एब्सोल्युटली क्रूशियल है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्रांति से पहले फ्रांस का समाज कैसा था। फिर जानेंगे कि क्रांति हुई ही क्यों, उसके कारण क्या थे। उसके बाद कहानी के सबसे जरूरी मोड़ को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस क्रांति का दुनिया पर, औरतों पर, गुलामों पर क्या असर पड़ा। तो कहानी शुरू होती है साल 1774 से। एक नए राजा लुई 16वें यानी किंग लुई द 16th फ्रांस की गद्दी पर बैठे, लेकिन उन्हें शाही खजाना एकदम खाली मिला। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि सालों से चल रही लड़ाइयों और वर्साइल्स के शानदार महल की फिजूल खर्ची ने फ्रांस को कंगाल कर दिया था। हालत कितनी खराब थी इसका जरा अंदाजा लगाइए। फ्रांस पर पहले से ही 2 अरब लीव से ज्यादा का कर्ज था। ऊपर से उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनियों को ब्रिटेन से आजादी दिलाने में मदद की, जिससे 1 अरब लीवर का कर्जा और चढ़ गया। अब जो लोग कर्ज देते थे वो 10% का भारी भरकम ब्याज मांग रहे थे। सोचिए, सरकार का ज्यादातर बजट तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा था। देश चलाने के लिए पैसे ही नहीं थे। उस समय का फ्रांसीसी समाज, जिसे ओल्ड रिजीम भी कहते हैं, वो 3 हिस्सों में या कह लीजिए एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले एस्टेट में थे चर्च के लोग, जिन्हें क्लर्जी कहते हैं। दूसरे में थे बड़े बड़े अमीर लोग और जमींदार यानी नोबिलिटी। मजे की बात यह थी कि इन दोनों को जन्म से ही कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए थे और इन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। सारा का सारा टैक्स कौन देता था? सिर्फ और सिर्फ तीसरा एस्टेट, जिसमें व्यापारी, वकील, किसान, मजदूर मतलब बाकी सब लोग आ जाते थे। और जरा इस नाइंसाफी को देखे। देश की 90% आबादी किसानों की थी, लेकिन जमीन उनके पास थी सिर्फ 40%। बाकी की 60% जमीन नोबल्स, चर्च और तीसरे एस्टेट के कुछ अमीर लोगों के पास थी। इतना ही नहीं, किसानों को 2 तरह के टैक्स और देने पड़ते थे। एक टाइट्स जो चर्च को जाता था और दूसरा टैल जो सीधा सरकार को जाता था। मतलब सारा बोझ सिर्फ और सिर्फ तीसरे एस्टेट के कंधों पर था। अब एक और बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही थी। फ्रांस की आबादी तेजी से बढ़ रही थी। 1715 में जो आबादी 2.3 करोड़ थी, वो 1789 तक 2.8 करोड़ हो गई। अब लोग बढ़ेंगे तो खाने की मांग भी बढ़ेगी, है ना? लेकिन अनाज का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा। इसका नतीजा, जो पाव रोटी लोगों का मेन फूड था, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। तो प्रॉब्लम यह थी कि मजदूरों की तनख्वाह तो उतनी ही थी, पर महंगाई बढ़ती जा रही थी। और ऊपर से जब कभी सूखा या ओले पड़ने से फसल भी बर्बाद हो जाती तो हालात बद से बदतर हो जाते थे। इसी को एनसीईआरटी में सब्सटेंस क्राइसिस या जीविका संकट कहा गया है। ये एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जब लोगों के लिए अपनी रोज की रोटी कमाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी मुश्किल दौर में तीसरे एस्टेट के अंदर से ही एक नया ग्रुप उभर रहा था, मिडिल क्लास। इसमें व्यापारी, वकील, प्रोफेसर्स जैसे पढ़े लिखे और पैसे वाले लोग थे। इनका मानना था कि समाज में किसी को भी जन्म से कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। भाई, किसी की सोशल पोजीशन, उसकी काबिलियत, उसकी मेरिट के हिसाब से तय होनी चाहिए, जन्म के हिसाब से। इन नए विचारों को हवा दी कुछ महान फिलोसोफर्स ने। जॉन लॉक ने अपनी किताब में राजा के देवीय अधिकारों के सिद्धांत को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा, राजा कोई भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं है। फिर आए रूसो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया दिया। मतलब सरकार, जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट पर चलनी चाहिए। और मॉन्टेस्क्यू का आइडिया तो रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, बल्कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच बटी होनी चाहिए। ये वही आइडिया है जो आज दुनिया के ज्यादातर लोकतंत्रों का आधार है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ गई जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अपने खाली खजाने को भरने के लिए राजा लुई 16वें ने और टैक्स लगाने का फैसला कर लिया, लेकिन इसके लिए उन्हें एस्टेट्स जनरल की मंजूरी चाहिए थी। तो 5 मई 1789 को तीनों एस्टेट्स के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई गई। अब मीटिंग में एक पुराना नियम था
कि हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट होगा, लेकिन तीसरे एस्टेट ने मांग रखी कि नहीं, हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए। जब राजा ने ये मांग मानने से इनकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के लोग गुस्से में मीटिंग से बाहर आ गए। वो पास के एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो राजा की शक्तियों को कम करने वाला एक संविधान नहीं बना लेते, वो वहां से नहीं हटेंगे। इतिहास में इसी घटना को टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से जाना जाता है। और फिर जो चिंगारी सुलग रही थी वो आग बन गई। 14 जुलाई को गुस्साई भीड़ ने बास्तील के किले पर धावा बोल दिया, जो राजा की तानाशाही का सिंबल माना जाता था। उधर गांव में यह अफवाह फैल गई कि जमींदारों ने लुटेरों को बुलाया है फसल बर्बाद करने के लिए। इस डर को ग्रेट फियर कहते हैं। डरे हुए किसानों ने जमींदारों के घरों और गोदामों पर हमला कर दिया। इस दोहरी मार के सामने बेचारे राजा को झुकना ही पड़ा और नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी। इस बड़ी जीत के बाद नेशनल असेंबली ने 1791 में फ्रांस का संविधान तैयार कर लिया। इसका मेन पर्पस क्या था? राजा की शक्तियों को लिमिट करना। अब सारी पावर एक इंसान के हाथ में नहीं थी, बल्कि उसे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में बांट दिया गया था। इस तरह फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। लेकिन इस संविधान में भी एक प्रॉब्लम थी। वोट देने का अधिकार सबको नहीं मिला। सिर्फ 25 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे पुरुष जो अच्छा खासा टैक्स देते थे, उन्हें ही एक्टिव सिटीजन्स माना गया और वोटिंग का अधिकार मिला। बाकी सभी पुरुषों और सभी महिलाओं को पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में डाल दिया गया, जिनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। राजा लुई 16वें ने हार नहीं मानी थी। वो चुपके चुपके पड़ोसी देश प्रशिया से मदद की बात कर रहे थे। जब नेशनल असेंबली को ये पता चला तो उन्होंने 1792 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसी माहौल में जेकोबिन क्लब जैसे पॉलिटिकल क्लब्स बहुत पावरफुल हो गए। 10 अगस्त 1792 को उन्होंने राजा के महल पर धावा बोल दिया और आखिरकार 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक गणतंत्र यानी रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। अब फ्रांस एक रिपब्लिक बन चुका था। जैकोबिन सरकार के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर ने 1793 से 1794 तक बहुत ही सख्ती से राज किया। इस एक साल के दौर को आतंक का राज या रेन ऑफ टेरर कहते हैं। जो भी गणतंत्र का दुश्मन माना जाता, उसे सीधा गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। रॉबस्पियर की नीतियां इतनी कठोर थीं कि आखिर में उसके अपने लोग ही उसके खिलाफ हो गए और जुलाई 1794 में उसे भी गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद एक डायरेक्टरी का शासन आया, लेकिन वो बहुत अनस्टेबल थी और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाकर एक मिलिट्री जनरल नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया और 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक है, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा एग्जाम फोकस्ड ब्रेक लेते हैं। ये जो टर्म्स स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ओल्ड रिजीम, टाइथ, टैले, सबसिस्टेंस क्राइसिस, इनकी डेफिनेशन एक एक नंबर में पक्का आती है। इनको रट लेना। ये डेट्स तो चैप्टर की जान हैं। 1789 क्रांति की शुरुआत, 1791 पहला संविधान, 1793-94 आतंक का राज। इनको बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, फिलोसोफर्स और उनकी किताबों के नाम, ये मैचिंग क्वेश्चंस के लिए फेवरेट टॉपिक है। चलिए अब जरा दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं। सोचिए, पहले और दूसरे एस्टेट को टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता था? सिंपल, क्योंकि उन्हें जन्म से स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे। अच्छा, ये सोचिए कि अगर राजा लुई 16वें एक सदस्य एक वोट की मांग मान लेते तो क्या होता? शायद क्रांति होती, पर इतनी हिंसक ना होती, है ना? और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, उन तक फिलोसोफर्स के ये जबरदस्त आइडियाज कैसे पहुंचे? जवाब है, लोगों ने कॉफी शॉप्स में, सैलून्स में, ग्रुप्स में इन किताबों और अखबारों को जोर जोर से पढ़ के सुनाया। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इन पर स्पेशल फोकस रखना। 1 नंबर के लिए सीधा सवाल आएगा, गिलोटीन क्या था? 3 नंबर में आपसे टेनिस कोर्ट ओथ की पूरी कहानी पूछ सकते हैं। और 5 नंबर के लिए ये 2 सवाल सबसे इंपॉर्टेंट हैं। फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? या फिर रॉबस्पियर के शासन को आतंक का राज क्यों कहते हैं? इन दोनों में से एक आने की चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। चलिए एक छोटी सी इमेजिनेशन एक्टिविटी करते हैं। सोचिए कि साल 1789 है और हम सब एस्टेट्स जनरल की उस मीटिंग में तीसरे एस्टेट के सदस्य बनकर गए हैं। हमें सबसे पीछे खड़ा कर दिया गया है और हमारी एक सदस्य एक वोट की सीधी सादी मांग भी ठुकरा दी गई है। कैसा महसूस हो रहा होगा? बहुत गुस्सा, बहुत अपमान, है ना? अब अगला कदम क्या होगा? बस यही गुस्सा और अपमान था जिसने टेनिस कोर्ट ओथ जैसी ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया। स्टूडेंट्स अक्सर कुछ शब्दों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं। याद रखिए,
टिथ में टी के बाद चर्च आता है तो ये चर्च वाला टैक्स था, और टाइल सीधा स्टेट यानी राज्य को दिया जाने वाला टैक्स था। इसी तरह नेशनल असेंबली वो थी जो तीसरे एस्टेट ने संविधान बनाने के लिए बनाई थी, और कन्वेंशन वो असेंबली थी जो राजतंत्र खत्म होने के बाद चुनी गई और जिसने फ्रांस को रिपब्लिक बनाया। चलिए अब एग्जाम से ठीक पहले वाली 5 मिनट की सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। रेडी? ओल्ड रिजीम, 3 एस्टेट का समाज, टैक्स सिर्फ तीसरा एस्टेट देता था। क्रांति के कारण आर्थिक संकट, जीविका संकट और फिलोसोफर्स के विचार। क्रांति की शुरुआत टेनिस कोर्ट ओथ और बास्तील पर हमला। फ्रांस गणतंत्र कब बना? 1792 में राजशाही खत्म होने पर। आतंक का राज, रॉबेस्पियर का 1793 से 94 का सख्त शासन। इसके बाद कौन आया? नेपोलियन 1804 में सम्राट बना। और इस क्रांति ने दुनिया को क्या दिया? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के महान विचार। तो आखिर में बस एक बात याद रखना, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है कि कोई घटना क्यों हुई और उसका क्या असर हुआ। इस चैप्टर से जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं वो कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस पर ही आते हैं। अगर आपने इस कहानी को दिल से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको सब कुछ याद रहेगा।